गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम फिर से लेकर आए हैं साइकोथेरेपी स्किल्स के ऊपर में ये वीडियो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, साइकोथेरेपी स्किल्स को समझने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि हमें साइकोथेरेपी करते वक्त क्या नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना रहा है कि ये सीखना ज़्यादा आसान है या ये सिखाना ज़्यादा आसान है कि साइकोथेरेपी में क्या नहीं करना चाहिए, बजाय कि ये सीखने से कि क्या करना चाहिए। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने ये लेकर के आया हूँ। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें सेटिंग की, तो सेटिंग के अंदर में हमें ये देखना है कि हमारी एज ए थेरेपिस्ट की अपीयरेंस एक्सपेक्टेड क्लाइंटेल से, जिन लोगों को हम देखेंगे उनसे कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होनी चाहिए। आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह के हिसाब से आपको अपना अपीयरेंस, अपने ड्रेस पहनने की कोशिश करनी चाहिए। रिलीजियस सिंबल्स के बारे में बात की जाए तो ये एक स्ट्रिक्ट नो है। कई बार देखा गया है कि लोग गले में राम का लॉकेट पहन लेते हैं। कई बार ये देखा गया है कि वो हाथों में बहुत सारी अंगूठियां पहन लेते हैं। ठीक है, वो आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग या आपके श्रद्धा के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आप उनको कपड़ों के नीचे डाल लीजिए, या जब आप सेशन कर रहे हैं तब उसे अगर हटा सकते हैं तो हटा लीजिए और फिर बाद में आप उसको पहन सकते हैं। अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट की, तो उसमें भी ये पाया गया है कि ज़्यादातर जगहों पर चेयर अलग अलग होती है। जो क्लिनिशियन होता है उसकी चेयर अलग होगी और जो क्लाइंट होगा उसकी चेयर अलग होगी। तो एक ये कोशिश रहनी चाहिए कि चेयर की हाइट में, क्वालिटी में डिफरेंस ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सिटिंग अरेंजमेंट में एक ये भी देखा गया है कि लोग काफ़ी बार ये सोचते हैं कि मुझे फुल फ्रंटल पूरी तरह से दिखना चाहिए, मैं बीच में टेबल नहीं होनी चाहिए या बिहाइंड द टेबल बैठना चाहिए। तो इसके बारे में कोई पक्की राय नहीं है, लेकिन जैसे कंफर्टेबल आपको लगे, जैसे कंफर्टेबल क्लाइंट को लगे, आप उस कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। टेबल हटा भी सकते हैं और टेबल बीच में लगा भी सकते हैं। ये पाया गया है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, जिनके सरकारी हॉस्पिटल जिनमें फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल रहता है, उसमें ये पाया गया है कि ज़्यादातर लोग टेबल लगाते हैं बीच में, और जैसे जैसे वो प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर में चले जाते हैं तो वैसे वैसे वो टेबल को हटा देते हैं और वो प्रेफर करते हैं फुल फ्रंटल। क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर में देखा जाए तो दोनों थेरेपिस्ट और क्लाइंट यूजुअली एक ही वेशभूषा के रहते हैं, जबकि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर में ये हो सकता है कि आपकी और क्लाइंट की वेशभूषा में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो। अगर हम बात करें कि आपकी टेबल कैसी होनी चाहिए, तो उसको कम से कम सामान होना चाहिए उस पर। जैसे अदर कई बार क्या होता है कि पेजेस पड़े हैं, बुक्स पड़ी है, अवार्ड्स रख देते हैं लोग, कुछ सिंबल्स रख देते हैं, रिलीजियस सिंबल्स, या उन्हें जो पसंद रहता है। लोग अपना मोबाइल निकाल के भी टेबल के ऊपर बिल्कुल सामने रखते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें उनके टेबल पे हो सकती है। इनमें से अगर देखा जाए तो जैसे सिंबल्स की हम बात कर रहे हैं, मोबाइल्स की बात कर रहे हैं। मोबाइल्स टेबल पे रखना एक अपने आप में स्ट्रिक्ट नो है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आप जब भी मोबाइल की तरफ देखते हैं तो आपकी ये जानने की इच्छा होती है, ये उत्सुकता रहती है, कौन सा मोबाइल है इनके पास, क्या इन्होंने सैमसंग लिया है, आईफोन लिया है, बारीक लग रहा है, मोटा लग रहा है, और ये तो अच्छा लग रहा है। तो उससे अननेसेसरी एक हिंड्रेंस आती है एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। अगर वैसे ओवरऑल रूम में देखा जाए टेबल से हटके, तो कई बार लोग वॉल हैंगिंग्स लगा देते हैं, पिक्चर्स लगा देते हैं जिसमें पर्सनल पिक्चर्स भी हो सकती हैं,
रिलीजियस पिक्चर्स भी हो सकती हैं। तो एज़ फार एज़ पॉसिबल एक आध वॉल हैंगिंग के अलावा या एक आध किसी न्यूट्रल सी वॉल हैंगिंग, न्यूट्रल सी पिक्चर के अलावा अगर हो सके तो जितना रूम को बिना उनके रखा जाना चाहिए। अगर हम बात करें कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स की, तो बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा लिखना चाहिए या कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। अगेन ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं और आपका क्लाइंट किस चीज़ से कंफर्टेबल है। तो ये आपको हर थेरेपी के हिसाब से और कई बार तो एक ही क्लाइंट के साथ हर सेशन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, आप बहुत कुछ लिख रहे हैं तो आपके क्लाइंट को लग सकता है कि आप तो उसे सुन ही नहीं रहे हैं, और किसी क्लाइंट को ये लग सकता है कि आप लिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप उनको सुन नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको असेस करके देन एंड देयर अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, अपने क्लिनिकल स्किल के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है। कभी कभी क्लाइंट से समझ के डिसाइड करना पड़ता है कि आपको आइडिया ये है कि आपको लिखते हुए भी सेशन करना आना चाहिए, बिना लिखते हुए भी सेशन करना आना चाहिए, कम लिखते हुए भी सेशन करना आना चाहिए, ज़्यादा लिखते हुए भी सेशन करने आना चाहिए। कई बार हम देखते हैं लोग ये बोलते हैं कि मेरा स्टाइल है कि मैं बिना लिखे सेशन करता हूँ। हम लोग ये कहते हैं साइकोथेरेपी आपके लिए नहीं है, ये आपकी इच्छाओं के लिए नहीं है। साइकोथेरेपी का गोल है क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट। साइकोथेरेपी का टाइम क्लाइंट के लिए है, वो आपको पे कर रहे हैं तो ये उनके लिए है, आपकी अपनी इच्छा के लिए नहीं। इसी तरह से एक और चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमने न्यूरोसाइकोलॉजी की डिक्शनरी से उठाया है इसको, नॉट टू कन्फैबुलेट। तो ज़्यादातर ये पाया गया है कि थोड़ा सुन के थेरेपिस्ट ज़्यादा फॉर्मुलेशन बना देते हैं। वो कहते हैं कि जिसको कि हमने किताब का कवर देख के ये बता दिया कि किताब के अंदर क्या है। तो जहाँ तक हो सके इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, और इसमें कन्फैबुलेशन का यूज़ करने की बजाय हमें सुनना चाहिए क्लाइंट क्या कह रहा है, हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में और जानना चाहिए। हाँ, हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस और हमें अपने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करना है, लेकिन फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखते हुए इस क्लाइंट की क्या कहानी है, इस क्लाइंट की क्या फॉर्मुलेशन है, उसको बनाना चाहिए। एक और ज़रूरी चीज़ आती है कि कई बार हम बड़ी जल्दी सजेशंस देने लगते हैं, बड़ी जल्दी हम सुझाव देने लगते हैं क्लाइंट्स को। तो जहाँ तक हो सके पहले सेशन में सुझाव देने से बचना चाहिए, जहाँ तक कि बहुत ज़रूरी ना हो कभी, और उस पहले सेशन में सुनने के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने नहीं दिए ये सजेशंस, क्लाइंट ने मांगे थे। यस, क्लाइंट तो आपसे बोलेगा ही कि आप मुझे बताइए, इसीलिए वो आया है। उन्हें नहीं पता है कि पहले सेशन की क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी थेरेपिस्ट की बनती है कि वो कैसे इसको ठीक से संभालें जिससे रिश्ता ख़राब भी ना हो और आप उनको सजेशंस भी ज़्यादा न दें। अब न्यूट्रल सजेशंस पे अगर आप अपने आप को रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ये भी पाया गया है कि बोलने से रिलेटेड काफ़ी रहता है कि कितना बोला जाए, ज़्यादा बोला जाए, कम बोला जाए, या बिल्कुल भी ना बोला जाए, या सिर्फ सुनते ही रहें हम। तो इसके बारे में तो एक थंब रूल है, इंटर सेशन, इंट्रा सेशन, एक सेशन के अंदर भी और ओवर द सेशंस भी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि आप शुरू के सेशन में आप शुरू में कम बोलते हैं, क्लाइंट ज़्यादा बोलता है, बीच में आप दोनों ऑलमोस्ट बराबर सा बोलते हैं, और आखिरी में जब सेशन ख़त्म होने लगता है तो फिर थेरेपिस्ट ज़्यादा बोलता है, क्योंकि थेरेपिस्ट को उस वक्त में
समराइज करना होता है जो भी सेशन में हुआ है, और अगले सेशन के लिए भी टोन सेट करनी होती है, टाइमिंग सेट करना होता है। सेम वे अगर आप देखेंगे कि जब आपके सेशंस चल रहे हैं तो उसमें भी होता है कि इनिशियल सेशंस में या जो इनिशियल फेज़ है थेरेपी का, उसमें क्लाइंट ज़्यादा बोलता है, आप कम बोलते हैं। फिर मिडिल फेज़ के अंदर में जब आप चले जाते हैं तो उसमें आप और क्लाइंट ऑलमोस्ट बोलते रहते हैं बराबर से हिसाब से, और जब आप एंड की तरफ आते हैं तो फिर से थेरेपिस्ट थोड़ा टेक ओवर करता है, समराइज़ करता है क्या क्या हुआ था थेरेपी के अंदर में, और कोशिश करता है वो एक दिशा देने की, एक समरी देने की, एक शेप देने की कि जो चीज़ें हुई थी और आगे के लिए क्लाइंट क्या कर सकता है फ्यूचर में उसी चीज़ को फॉलो करने के लिए। पहले सेशन में कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा इंट्रूसिव क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ज़्यादा पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है कि जब किसी ने डिसाइड किया है कि वो एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास आ रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्हें कुछ आइडिया रहता है कि मुझसे ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी जो एक जनरल फिजिशियन या एक जनरल डॉक्टर नहीं पूछेगा या एक जनरल साइकोलॉजिस्ट नहीं पूछेगा। फिर भी हमें थोड़ा सा टेंटेटिव रहना चाहिए और इंट्रूसिव क्वेश्चंस को पहले सेशन में जहाँ तक हो सके कम से कम पूछना चाहिए, जब तक कि कोई बिल्कुल ज़रूरत ना हो। ये भी हम देख सकते हैं कि एक फॉर्मूलेशन बनाने के लिए, एक किसी आदमी की कहानी को, एक आदमी की परेशानी को समझने के लिए हमें सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है। हमें उतना जानना है जितना हमें एक क्लिनिकल फॉर्मूलेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। कहीं ना कहीं एक मिसकंसेप्शन बनी रहती है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। जब मुझे सब पता चलेगा तभी फॉर्मूलेशन डायनामिक होती है, वो बदलती रहती है। आप एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन से भी एक फॉर्मूलेशन बना सकते हैं, फिर आपके पास जैसे जैसे आप आगे चलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर आपकी फॉर्मूलेशन में बदलाव आता है। आप उस नई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और फॉर्मूलेशन बनाते रहते हैं। तो हमें ये क्लियर रहना है कि हमें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हम कई चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि अगले सेशंस में जो इस सेशन में जो भी हुआ है मैं उसको अपने दिमाग में रख लेता हूँ, मेंटल नोट बना लेता हूँ और फिर मैं इसको याद रखूँगा। ये बहुत मुश्किल होता है। हमें ये करना चाहिए कि हमें उसको, जो भी मेंटल नोट हमने बनाया है, इमीडिएटली आफ्टर द सेशन हमें उसको लिख लेना चाहिए हमारे नोट्स के अंदर में कि मैंने ये मेंटल नोट बनाया है। इसको मैंने अभी क्लैरिफाई नहीं किया है क्लाइंट के साथ, लेकिन ये मेंटल नोट मैंने बनाया है कि सूनर और लेटर, आगे या पीछे मैं कभी ना कभी इसको लेके आऊँगा बात करने के लिए सेशन के अंदर में। अगर आप लिखेंगे नहीं तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा या उसकी शेप बदल जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे। हमें एक ये भी नहीं करना है कि हम थेरेपी को अपनी पेस के हिसाब से चला रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो नॉट टू डू है, लेकिन मैंने ये 2 स्टेटमेंट टू डू लिस्ट से जैसे एक तरह से लिखी हैं, तो इसको लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए था कि थेरेपिस्ट को पेस डिसाइड नहीं करना है डिस्क्लोजर का या किसी भी इंफॉर्मेशन लेने का। पर्सन को डिसाइड करना है कि वो किस पेस से अपने बारे में, अपने साथ जो भी हुआ है उसके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जो वो हिस्ट्री देना चाहते हैं। कई बार ये देखा गया है कि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें आगे चलें, पेस बढ़े, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर है। मुझे जिस डॉक्टर ने रेफरल भेजा है वो मुझे बोल रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। जो मेरे कंसल्टेंट है वो मुझे बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ में, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो उस प्रेशर के अंडर में हम लोग पेस थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि जो भी हिस्ट्री हमें क्लाइंट दे रहा है, जो भी हिस्ट्री हमें वो दे रहा है, हमें उसको गॉस्पेल ट्रुथ या हम जो मान के चलें कि वो राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य मान कर न चले। अब यहाँ पे आता है एक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेज। हम ये नहीं कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कहते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। हमें एक्चुअली इस इशू की तरफ ध्यान ही नहीं देना सच या झूठ। हमें तो क्या समझना है, इस आदमी को ऐसा लग रहा है, इस आदमी ने ऐसा परसीव किया है, इस आदमी का ये बिलीफ है, ये मुझे ये बता रहे हैं, इसके लिए मुझे फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, हाइपोथेसिस बनानी है और फिर हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करना है। इसके बारे में हम कभी आगे चर्चा करेंगे, हाइपोथेसिस बिल्डिंग और उसको प्रूव या डिसप्रूव करना। तो इस चीज़ का तब ज़्यादा महत्व समझ में आएगा हमें। एम्पैथी से रिलेटेड एक काफ़ी मिसबिलीफ चलता है और एम्पैथी को ये मान लिया जाता है कि अगर हम एम्पैथी को बेसिकली हम सोचते हैं कि वर्ड्स ही एम्पैथी है। तो हम लोग रिपीटेड यूज से बचना है। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, हमें ये कहने से बचना है कि ओह आई नो, एंड देन हम लोग पूरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आगे नरेट करते हुए चल देते हैं, जिससे कि हम सोचते हैं कि हम उसके साथ में एम्पैथाइज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। फिर बीच बीच में हम लोग जब हिस्ट्री सुन रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे फादर को ये नहीं करना चाहिए था, ये उन्होंने गलत किया, लेकिन पास्ट तो पास्ट है, उसको भूल जाओ, अब फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हारा चाइल्डहुड ही इतना ख़राब था, इसीलिए अब तुम ये सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं कई बार मुझे ये लगता है कि लोग ये सोच के ये चीज़ें कहते हैं कि हम उस आदमी को अब्जॉल्व कर रहे हैं, हम उस आदमी को कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुम्हारे सराउंडिंग में जितनी चीज़ें थी उनकी वजह से तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हुई, और फिर हमें लगता है कि एज इफ़ हमने उसको एम्पैथी शो कर दी है। तो अगर ये इस बिलीफ के साथ हम ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उससे बचना चाहिए जितना हम बच सकें। हमें उन स्टेटमेंट से बचना चाहिए जो कि आपके फादर गलत थे या उन्होंने गलत किया है। इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि आप ये बता रहे हैं कि आपके फादर ने आपके साथ गलत किया, आप ये बता रहे हैं कि आपका चाइल्डहुड बहुत डिफ़िकल्ट था और आप ये बोल रहे हैं कि इसकी वजह से। अब आप देखेंगे, अगर मैंने क्लियरली इसके अंदर में ये नहीं कहा कहीं पे कि आपको लग रहा है, मैंने ये कहीं पे भी वर्ड यूज़ नहीं किया, डेलिबरेटली यूज़ नहीं किया, मैंने इसमें ये यूज़ किया है कि आपने मुझे बताया है, आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है। लगने में, विश्वास करने में और बताने में, तीनों चीज़ों में फ़र्क है। तो कहीं पे वो विश्वास करते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि आप ये विश्वास करते हो कि आपके फादर की वजह से ऐसा हुआ है। मैं इसमें हाँ भी नहीं कह रहा हूँ, ना भी नहीं कह रहा हूँ। मैं उसी वक्त एकदम से जंप टू द गन, जैसे हम पिछली उस पे कह रहे थे, नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं आपके फादर ने ऐसा नहीं किया है या आपके फादर ने ऐसा किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें एक बड़ा ही लव हेट का रिलेशनशिप चलता रहता है। कभी लोगों को उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कभी उनके पेरेंट्स बहुत बेकार लगते हैं, कभी उनको पीछे की कुछ याद आती है तो बहुत अच्छी चीज़ याद आती है, कभी उनको याद आती है तो उनको बहुत बुरी चीज़ याद आती है। तो वो लोग कुछ भी कहेंगे अपने पेरेंट्स के बारे में, लेकिन वो कभी भी हो सकता है कि 10 सेशन के बाद एकदम से यू टर्न ले लेंगे और कहेंगे कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, और उस वक्त थेरेपिस्ट के लिए यू टर्न लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके, जब भी आप उनके साथ बात कर रहे हैं और जब वो अपने पेरेंट्स या सिग्निफिकेंट अदर्स के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं जो काफ़ी नेगेटिव लाइट में है, तो जहाँ तक हो सके थेरेपिस्ट को एक न्यूट्रल स्टांस के साथ रहना है और ये उनको फीडबैक देनी है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं, आप जो विश्वास कर रहे हैं, मैं उसके साथ हूँ,
मैं इस चीज़ के साथ नहीं हूँ कि हाँ वाकई में आपके फादर ख़राब है, लेकिन मैं आपके विश्वास के साथ हूँ। तो ये हम कहीं ना कहीं कन्वे कर पाएँ अगर, तो ये बहुत अच्छा रहता है थेरेपी के रिलेशनशिप के लिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए मोटिवेशन से रिलेटेड। शैम मोटिवेशन एक बड़ा ही नकली तरह की मोटिवेशन लगती है ये। जैसे कि ये कहा जाता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कीप ट्राइंग, सक्सेस मिलेगी। फिर एग्जाम्पल दिया जाता है कि कैसे 17 बार वो चींटी का एग्जाम्पल देख के एक कुछ योद्धा था जिसने कि एक कंट्री के ऊपर में बार बार हार रहा था, फिर चढ़ाई की। तो उन चीज़ों के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी मोटिवेशन से बचना चाहिए, और ये शैम मोटिवेशन देने से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। एक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें, और हमारी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उस ट्रेनिंग में ये किया जाता है कि लोगों को ये डिफरेंस कहीं गायब हो जाता है कि आपको जजमेंटल नहीं होना है, लेकिन आपको जज करना है। जब तक आप जज नहीं करेंगे तो आप हो क्या रहा है कि हम लोग जजमेंटल होने के डर से हम लोग अपनी जज करने की कैपेसिटी धीरे धीरे खोते जाते हैं। ओवर द ईयर्स हम इतने डर जाते हैं कि हमें जजमेंटल नहीं होना, इस चक्कर में हम हिस्ट्री को जज करना ही बंद कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है उसको हम जज करना ही बंद कर देते हैं। अगर हम कहेंगे जजमेंटल होना क्या है, तो जजमेंटल होना ये है कि जब हम फैमिली मेम्बर्स को विलन बना देते हैं हिस्ट्री के बेसिस पे, इसको कहेंगे हम जजमेंटल। लेकिन आप जज कर सकते हैं कि इसके फैमिली मेम्बर्स विलन है इसकी कहानी में। जैसे इस आदमी ने मुझे बताया है तो इसके फैमिली मेम्बर्स विलन है, ये कहीं ना कहीं इस कहानी के आधार पर निर्धारित हो रहा है, फॉर्मुलेशन ये बन रही है। लेकिन हमें जजमेंटल होना और हम उसकी फैमिली मेम्बर्स को विलन बना दें और हम उस हिसाब से थेरेपी में काम करने लगें, हम उस हिसाब से विश्वास करने लगें और उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में ऐसे बात करने लगें जैसे कि वो विलन है, वो कहलाएगा जजमेंटल होना। और हमारी ट्रेनिंग इसी चीज़ के लिए है कि हमें उनसे बचना है। हम कई बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बनाते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ ये बुरा किया इसीलिए तुम्हें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बचपन में तुम्हारे साथ बुरी चीज़ें हुई इसीलिए आज तुम्हें अलग तरह के हो तुम और तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं। इसको हम कहेंगे जजमेंटल होना। लेकिन हमें जज करते रहना पड़ेगा कि इस आदमी के साथ बचपन में चीज़ें ठीक नहीं हुई, इसके फादर ने शायद चीज़ें ठीक नहीं की, शायद इसके फादर ठीक आदमी नहीं थे, शायद इसके फैमिली मेम्बर्स ठीक आदमी नहीं थे, शायद इसकी फैमिली का माहौल ठीक नहीं था। ये इसको हम जज करना कहेंगे। बहुत थिन लाइन है मेरे हिसाब से, और उसको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे शायद और ज़्यादा समझ आने लगती है। अगर हम इसको स्ट्रगल करते हैं सभी लोग जज और जजमेंटल के बीच में, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, नोट्स लिखेंगे, अपने सेशंस को सुनेंगे, तो और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आती रहेगी इस चीज़ के बारे में। एक और चीज़ जो इन्वॉल्व होते हैं थेरेपिस्ट काफ़ी ज़्यादा अपने सेशंस के अंदर में, ब्लेमिंग और डिफेंडिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लेमिंग के लिए कई बार कहते हैं कि तुमने मुझे बताया नहीं पहले, ये पहले बता देना चाहिए था तुम्हें मुझे। कई बार जब क्लाइंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने 10 सेशन तक नहीं बताई 11वें सेशन में बताते हैं तो वो एकदम से ही ब्लेमिंग पे आ जाते हैं। फिर कई बार वो ब्लेम करते हैं कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी ये बताया था, तुम्हें याद नहीं है ये, मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की थी। और कई बार क्या होता है कि क्लाइंट थेरेपिस्ट को ब्लेम करता है कि आपने मुझे कुछ चीज़ें कहने पे मजबूर कर दिया। आई मीन जब आप उनको 1 घंटे का सेशन दे रहे हो, एक स्पेस दे रहे हो, कॉन्फिडेंशियल जगह दे रहे हो, एम्पैथी दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कई बार वो ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो वो नहीं कहना चाहते,
या वो कहीं और नहीं कहेंगे। तो जैसे ही वो कहते हैं तो थेरेपिस्ट बड़ा ही डिफेंडिंग उस मोड में आ जाता है कि नहीं, तुम्ही ने बात करी थी इसकी, मैंने तो फोर्स नहीं किया तुम्हें। यस, मैंने फोर्स नहीं किया, लेकिन जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ उसने उस आदमी को शायद फोर्स किया कुछ चीज़ें बताने के लिए। डिफेंस में थेरेपिस्ट क्या कहता है कि आई नेवर डू दिस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं हमेशा क्लाइंट्स को फ्रीडम देता हूँ कि वो जो चाहें जैसे चाहें वैसे करके करें। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जहाँ तक हो सके ना की जाए तो उतना अच्छा है। इसमें जैसे एक केस एग्जांपल मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, जिसमें एक 35 ईयर्स ओल्ड वुमेन थी जो ओसीडी के साथ थी, और उसने एक 25 ईयर्स ओल्ड थेरेपिस्ट को रिवील किया सेक्सुअल असल्ट के बारे में, 40 सेशन के बारे में। तो इसमें थेरेपिस्ट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो कहे कि देखो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम इसको वैसे एड्रेस कर लेते वैसे एड्रेस कर लेते, या ये समझने की ज़रूरत है, ये रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं थेरेपिस्ट ने भी मिस किया, क्लाइंट ने ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशंस दिए होंगे, कुछ ना कुछ इशारे दिए होंगे, किसी न किसी तरह से बताया होगा, लेकिन थेरेपिस्ट ने भी रीड बिटवीन द लाइन नहीं किया, और क्लाइंट शायद नहीं बात करना चाहता था उस चीज़ के बारे में। तो ये उनका अपना डिसीजन है किस पेस पर वो बात करना चाहते हैं। तो उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए कि आपने रिपोर्ट मुझे लेट किया तो इसकी वजह से थेरेपी में कुछ रुकावट आई या कुछ और करके है। सेम वे एक 34 ईयर्स ओल्ड वुमेन आई थी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ आई थी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो थेरेपी के दौरान ही, सेशंस के दौरान उस ये पता चला, उसने ये बताया कि उसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, उसने बचपन में सेक्सुअल अब्यूज़ को झेला था, और उसने इसके लिए थेरेपिस्ट को ब्लेम किया। उसने कहा कि आपने मेरी प्रॉब्लम्स कम करने की बजाय उनको बढ़ा दिया। तो थेरेपिस्ट को यहाँ पे डिफेंड नहीं करना है अटैकिंग करते हुए कि मैंने नहीं बताया, ये तो तुमने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो तुम आई, तुमने सेशन में करके किया और तुमने उसको बोला। रादर थेरेपिस्ट को ये बिलीफ जगाना है, ये विश्वास जगाना है, ये सेल्फ एफिकेसी जगानी है कि मैं इसको संभाल सकता हूँ, हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं, और ये तो प्रोसेस है थेरेपी का। इसमें जब हम थेरेपी चालू करते हैं तो उसमें जो चीज़ें तंग कर रही हैं, जो शायद आपको भी नहीं पता था, तो वो चीज़ें आई हैं, और ये अच्छी बात है कि ये चीज़ें आई हैं, तो अब हम इनके ऊपर काम कर सकते हैं। तो एक तरह से उन्हें इस चीज़ के लिए सेल्फ एफिकेसी इंड्यूस करनी है उस रिलेशनशिप के अंदर में। जब ये करना ज़्यादा अच्छा है एज़ कंपेयर टू ये अटैक करते रहना कि मैंने नहीं, ये आपने बताया है, मेरा इसमें जिम्मेवारी नहीं है। अटैकिंग से रिलेटेड ही एक और एग्जांपल है, जिसमें एक 18 ईयर्स ओल्ड लड़की थी जिसने बचपन में अब्यूज़ सहा था, अपने ही घर के लोगों ने उसका सेक्सुअल अब्यूज़ किया था। तो वो काफ़ी, उसने एक 30 ईयर ओल्ड थेरेपिस्ट से काफ़ी कम्बैटिव मोड में, काफ़ी लड़ाई वाले मोड के अंदर में क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि आपका क्या बिहेवियर, जैसे आप थेरेपी में करते हो इतने अच्छे से बिहेव करते हो, क्या घर पे भी आपका बिहेवियर ऐसा ही रहता है, क्या आप बच्चों के साथ में अच्छे से पेश आते हैं, क्या आप अपने घर वालों के साथ अच्छे से पेश आते हैं, यहाँ पर तो आप बड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे आप कोई गलत काम करते ही नहीं हैं, तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या आप शादीशुदा हैं कि नहीं हैं। तो ये सारे इंट्रूसिव, जिनको कहते हैं हम इंट्रूसिव क्वेश्चंस, तो टेक्स्ट बुक इसमें कई बार ये कहती है कि आपको क्या बोलना है, कि आपको उनसे पूछना है कि ये आपकी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, आपको ये जानना क्यों ज़रूरी है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि कई बार हमें कुछ चीज़ों को समझते हुए बजाय इस ट्रेडिशनल मोड में जाने के, हम लोग इसको यूँ भी देख सकते हैं कि यस, अप्रिशिएट कर सकते हैं उसके सेफ्टी बिहेवियर को, क्योंकि उसने अब्यूज़ सहा है बचपन में, तो अब वो किसी और भी रिलेशनशिप में, जब नए रिलेशनशिप में, थेरेपी एक रिलेशनशिप है, तो जब वो एक नए रिलेशनशिप में जा रही है, तो ये एक अच्छी बात है कि वो उस नए रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले
उस आदमी को पहले समझ लेना चाहती है कि वो कैसा है। ये अलग बात है कि शायद उसका तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से कोई अपने बारे में बता देगा कि मैं गलत आदमी हूँ या मैं गलत आदमी नहीं हूँ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। फिर ना साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है ना किसी और की। ये तो उन्हें समझना पड़ेगा कि वो आदमी कैसा है। लेकिन देखा जाए तो ये एक सेफ बिहेवियर है जो एज ए पार्ट ऑफ थेरेपी भी हम उनको सिखाना चाहते हैं कि आप किसी भी नए रिलेशनशिप में जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपको पहले ये देख लेना है, जांच लेना है, परख लेना है कि वो आदमी, बहुत थिन लाइन है बिटवीन पैरानोइया होने के पीछे, आई मीन शक्की होने के पीछे और सेफ होने के पीछे। तो वो हम उनके साथ बात करके उनको ये चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इस टॉपिक के लिए मैं इतना ही बात करूँगा, और फिर मैं आगे और टॉपिक्स लेके आऊँगा और हम लोग बात करते रहेंगे। मुझे अभी किसी ने फीडबैक दिया था कि आप रप्चर्स, थेरेपेटिक रप्चर्स के ऊपर में भी कुछ लेके आइएगा। तो यस, आगे आने वाले समय में हम उसको लेके आएंगे धीरे धीरे। पहले हम कुछ और बेसिक स्किल्स उठा लेंगे और फिर हम उसकी तरफ में भी जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट, वॉचिंग टू इट। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।